व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब एक एक नंबर के सारे प्रश्न। तो इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं, जिसमें कि गद्य और काव्य खंड के महत्वपूर्ण सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में 32 नंबर के आने वाले और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके परसेंट बढ़ाने के लिए और आपके पासिंग नंबर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं वितान और बाकी सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम के और काव्य बोध के आज हम कर लेंगे। तो वितान में से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो इसका उत्तर होगा पीढ़ी अंतराल। पीढ़ी अंतराल इसकी मूल संवेदना है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपके 1 नंबर में या फिर अति लघुत्तरी में भी आ सकते हैं। इसके बाद है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 3 कथन दे रखे और उसके बाद जो ऑप्शन दे रखे उसमें से हमें चूज करना है। तो 3 कथन है, उनमें एक द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं। दूसरा है, वे एक आदर्श व्यक्तित्व है और नए नए विचारों को अपनाने से परहेज नहीं करते हैं। और तीसरा है, वह परंपरागत ढर्रे पर चलने के कारण बदलाव पसंद नहीं करते। तो यह प्रश्न है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का समर्थन करते हैं? तो इसका उत्तर है पहला और तीसरा कथन यशोधर बाबू के संदर्भ में बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे? तो इसका उत्तर है सम्मान करे। वे चाहते थे कि उनका परिवार और उनके बच्चे जो है उनका सम्मान करे। इसके बाद अगला है, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो इसका उत्तर है बॉय सर्विस। इस पद पर नियुक्त हुए थे, बॉय सर्विस पे। इसके बाद अगला है, यशोधर बाबू की दशा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी कब हो गई थी? तो इसका उत्तर होगा सब्जी लेकर घर पहुंचने पर। यशोधर बाबू की दशा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी कब हो गई थी? सब्जी लेकर घर पहुंचने पर। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 1 या 2 बार जब देख लोगे या पढ़ लोगे तो आपको आसानी से ये याद रहेंगे और एग्जाम में भी आप आसानी से कर सकोगे। इसके बाद अगला है, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है वसंत पाटिल। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम था वसंत पाटिल। इसके बाद अगला प्रश्न है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर है मराठी। जूझ उपन्यास मराठी भाषा में लिखा गया है। अगला है, जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा आत्मकथात्मक शैली में। जूझ उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। अगला है, आनंदा की माँ के अनुसार उसके पिता जंगली सुअर की तरह क्यों गुर्राने लगते हैं? तो इसका उत्तर है पढ़ाई की बात करने पर। आनंद की माँ के अनुसार उसके पिता जंगली सुअर की तरह क्यों गुर्राने लगते हैं? पढ़ाई की बात करने पर। अगला है, क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठे हो? उपयुक्त कथन कक्षा में किसने किससे कहे? तो इसका उत्तर है चौहान के लड़के ने आनंदा से कहे। चौहान के लड़के ने आनंदा से कहे थे, क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठा है? तो यह किसने किससे कहा था? चौहान के लड़के ने आनंदा से कहा था। अगला प्रश्न है, अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी है? तो इसका उत्तर है यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट रूप में। अतीत में दबे पांव रचना यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट रूप में लिखी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो इसका उत्तर है दिल्ली संग्रहालय में। दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। अगला है, नदी, कुएं, स्नानगार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक ओम थानवी ने सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी संज्ञा दी है? तो किसकी संज्ञा दी है उन्होंने? जल संस्कृति की। अगला है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है सौंदर्य बोध। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है सौंदर्य बोध। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी, यह बात खुदाई में मिले किस अवशेष से प्रमाणित होती है? तो इसका उत्तर है सूती वस्त्र से। सूती वस्त्र से पता चला था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी। अगला प्रश्न है, सारे गांव भर में लेखक के घर
सबसे पहले कोल्हू चलता था। इस संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इन दो कथन जो दे रखे हैं इन पे विचार करना है। उनके गुड़ की मांग बहुत ज्यादा होने तथा अच्छी आमदनी के लिए। दूसरा, उनका गुड़ बहुत अच्छा नहीं था अतः बाजार में ज्यादा गुड़ आ जाने पर उसके गुड़ को कोई नहीं खरीदता था। दो कथनों के बाद दे रखा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही। तो कौन से कथन सही, तो इसका उत्तर होगा केवल ब मतलब जो दूसरा कथन था वह सही है, बाकी गलत है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखे। तो हमें यहाँ सत्य असत्य लिखना है। पहला वाक्य है, लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को किशनदा का मानस पुत्र कहा है। तो यह सही है, सत्य कथन है। यशोधर बाबू को बेटे भूषण की सब्जी लाने जाया करे वाली बात चुभ गई। तो यह असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है। इसके बाद है, यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी। तो यह सत्य कथन है। इसके बाद अगला है, यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे। तो यह असत्य कथन है। आपको एग्जाम में सत्य कथन के सामने सत्य लिखना और असत्य कथन के सामने असत्य लिखना है। इसके बाद जूझ कहानी गोदाम उपन्यास का अंश है। तो यह भी असत्य है। लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया। सत्य है। लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की। तो यह भी सत्य, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी माँ से बात करी थी। लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था। तो यह भी सत्य है। मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देखकर लेखक को राजस्थान का ख्याल आया। तो यह सत्य है। और सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे। तो यह कथन असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला, सिल्वर वेडिंग के कथानायक को अपना आदर्श मानते थे। तो किसे अपना आदर्श मानते थे? किशनदा को। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक थे यशोधर बाबू और उनके आदर्श थे किशनदा। दूसरा, सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में दिया। तो भूषण ने अपने पिता को क्या दिया था उपहार में? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। अगला है, सौंदलगेकर भाषा विषय के शिक्षक थे। तो इसका आएगा मराठी भाषा के। सौंदलगेकर मराठी भाषा के शिक्षक थे। इसके बाद अगला जो है, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंदा को सवेरे बजे तक खेत में काम करना होता था। तो कितनी बजे तक? 11 बजे तक। ठीक है, 11 बजे तक उन्हें खेत में काम करना होता था। आनंदा के कक्षाध्यापक का नाम था, तो उनके कक्षाध्यापक का नाम था मंत्री। अगला है, भग्न इमारत में खंबे थे। कितने खंबे थे? तो यहाँ आ जाएगा 20 खंबे थे। भग्न इमारत में 20 खंबे थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे। तो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? कुमाऊं के। मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले थे यशोधर बाबू। इसके बाद अगला है, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी बहती है। तो यहाँ आएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बहती है। इसके बाद अगला है, जूझ कहानी में लेखक के घर कोल्हू के बाद शुरू होता था। तो यहाँ पे आएगा दिवाली के बाद शुरू होता था। अगला है, जूझ कहानी में लेखक अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन गए। तो कौन से अध्यापक आएंगे? सौंदलगेकर, जो कि उनके मराठी भाषा के शिक्षक थे, उनकी प्रेरणा से वे कवि बने थे। तो सौंदलगेकर यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो एक वाक्य वाले प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं और ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ये हम वितान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला, यशोधर बाबू का तकिया कलाम वाक्यांश क्या था? तो उनका तकिया कलाम था सम हाउ इम्प्रॉपर। वह हर वाक्य में ऐसा बोलते थे। अगला, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। तो इसके हिंदी अनुवादक है केशव प्रथम वीर। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक है केशव प्रथम वीर। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? तो इसका उत्तर है काला। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग काला है। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? चंडीगढ़ से। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना चंडीगढ़ से की गई है। जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? तो जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की संघर्ष की प्रवृत्ति को उजागर करती है। अगला है, ईख से गुड़ ज्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? तो इसका उत्तर है,
ईख को देर तक खेत में खड़े रहने देते थे ताकि ईख से गुड़ ज्यादा निकल सके। ईख को देर तक खेत में खड़े रहने देते थे। इसके बाद अगला है कागज और पेंसिल न होने पर लेखक कविता कैसे लिखते थे? तो इसका उत्तर होगा लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर या पत्थर की शिला पर कंकड़ से। इस प्रकार वो कविता लिखते थे, लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर या पत्थर की शिला पर कंकड़ से। अगला यशोधर बाबू के बच्चों के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं? यशोधर बाबू के बच्चों के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं? तो चपरासी साइकिल चलाते हैं। इसके बाद अगला है वी.डी. पंत किसका नाम है? तो इसका उत्तर है यशोधर बाबू का। वी.डी. पंत किसका नाम है? यशोधर बाबू का। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें सही जोड़ी बना, पहला सिल्वर वेडिंग, तो इसमें आएगा लंबी कहानी है यह। दूसरा है जूझ एक उपन्यास का अंश है। अतीत में दबे पांव एक यात्रा वृत्तांत है। डायरी के पन्ने एन फ्रैंक की लिखी हुई रचना है। और डॉक्टर आनंद यादव जो है मराठी साहित्यकार हैं। इसके बाद अगली जो जोड़ी है तो इसमें पहली है कृष्णानंद पांडे किशनदा। अगला है भूषण, तो इसका आएगा यशोधर बाबू का बेटा। पहाड़गंज सब्जी बाजार है। चौथा है गिरीश, तो गिरीश का हो जाएगा यशोधर बाबू का साला है वह। ड्रेसिंग गाउन ये उपहार था जो कि उनके बेटे ने उन्हें दिया था। और मनोहर श्याम जोशी इन्होंने सिल्वर वेडिंग कहानी लिखी है। बाद अगली जोड़ी है भग्न इमारत जो कि सचिवालय है। ज्ञानशालाएं, कॉलेज ऑफ प्रिस्टर्स, बड़ा घर है उपासना केंद्र। और सिंधु सभ्यता समाज पोषित। तो इस प्रकार जोड़ी बनेगी। इसके बाद हम अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि। तो क्यों लोकप्रिय? तो यहाँ 2 कथन दे रखे और उसके आधार पर ही हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, अवाला, आवाला या दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो कथन जो है इसमें अ वाला कथन है। इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों से खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। और आ है इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। तो यहाँ पे इन दोनों कथनों में से केवल आ वाला कथन सही है। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। दूसरा है वर्तमान छापेखाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तो इसका उत्तर है गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने किया था वर्तमान छापेखाने का आविष्कार। इसके बाद अगला है समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है? तो इसका उत्तर होगा उल्टा पिरामिड शैली। अगला है क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है? तो इसका उत्तर होगा सीधा प्रसारण। क्रिकेट मैच का प्रसारण सीधा प्रसारण है। निम्नलिखित में से नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका उत्तर है समय का बंधन। नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता समय का बंधन। इसके बाद अगला है निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? तो किसका नहीं है कविता से? वाद्य यंत्र का संबंध कविता से नहीं है। इसके बाद अगला है कहानी मानव मन की किन वृत्तियों को शांत करती है? तो इसका उत्तर होगा जिज्ञासा और उत्सुकता को। कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है कथानक। कहानी का पहला तत्व कथानक। अगला है रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें आएगा ए और बी दोनों, मतलब संवाद और ध्वनि प्रभाव दोनों ही महत्वपूर्ण होते रेडियो नाटक में। अगला है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा नया सोचने और नया लिखने से। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल नया सोचने और नया लिखने से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो भारत का पहला छापाखाना दिल्ली में लगाया गया, तो यह असत्य है। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, तो यह असत्य है। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, तो यह सत्य है। कविता का अनिवार्य तत्व लय है, तो यह भी सत्य है। प्रतिशोध का सशक्त माध्यम रंगमंच है, यह सत्य है।
कथानक का स्वरूप प्रारंभ, मध्य और अंत में विभक्त होता है, तो यह भी सत्य है। कहानीकार घटनाओं में यथार्थ का मिश्रण करता है, यह असत्य है। कहानी और नाटक मिलती जुलती विधा है, असत्य है। रेडियो नाटक के 3 अंग होते हैं, यह भी असत्य है। अप्रत्याशित विषय पर लिखने के पूर्व विषय के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, यह सत्य कथन है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो इसमें पहला, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका उत्तर आएगा 3 भागों में। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? 3। टेलीविजन के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त क्या है? तो इसका उत्तर है दृश्य के साथ लेखन। टेलीविजन के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त है दृश्य के साथ लेखन। तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट। तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को कहते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट। भारत की पहली मुख फिल्म कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली मुख फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है? तो इसका उत्तर होगा चित्रात्मक भाषा को। सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है? चित्रात्मक भाषा को। अगला है, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 48 मिनट की। नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि 48 मिनट की होनी चाहिए नाट्य शास्त्र के अनुसार। अगला है, भारत में कौन सा ग्रंथ कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय है? तो इसका उत्तर है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय है। अगला है, कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? तो इसका उत्तर है अच्छी कहानी पढ़ना। यदि अच्छी कहानी पढ़ेंगे तो अच्छी कहानी हम लिख भी सकेंगे। तो कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका है अच्छी कहानी पढ़ना। अगला है, अंधा युग के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है धर्मवीर भारती अंधा युग के रचयिता है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से 30 मिनट होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखिए। इससे पहला, हिंदी में नेट पत्रिका दुनिया के साथ आरंभ हुई। तो यहाँ आएगा वेब। वेब दुनिया के साथ आरंभ हुई। अगला है, समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय सीमा को कहा जाता है। तो यहाँ आएगा डेडलाइन। आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने को एंकर पैकेज कहा जाता है। खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने को एंकर पैकेज कहा जाता है। भारत की पहली मुख फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। भारत की पहली मुख फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। कविता का मूल तत्व है। तो कविता का मूल तत्व है संवेदना। अगला है, नाटक के संवाद हमेशा छोटे और प्रभावशील होने चाहिए। तो यहाँ आएगा छोटे और प्रभावशील होने चाहिए। ईदगाह कहानी के लेखक प्रेमचंद। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या होती है। तो रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। आधुनिक कहानियों को कहते हैं। तो आधुनिक कहानियों को आख्यायिका कहते हैं। घटनाओं के तंतुजाल को कहते हैं। तो घटनाओं के तंतुजाल को कथा वस्तु कहते हैं। ठीक है, कथा वस्तु आएगा यहाँ पे। इसके बाद अगला है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी बना देते हैं। तो इसमें पहला जो है, संपादकीय समाचार पत्र की आवाज। संपादकीय समाचार पत्र की आवाज। फ्रीलांसर अलग अलग अखबारों में लेखन। फ्रीलांसर अलग अलग अखबारों में लेखन। इसके बाद है, ऑल इंडिया रेडियो 1936। भारत का पहला छापाखाना 1556 में। भारत का पहला छापाखाना 1556। पहली मुख फिल्म 1913। बाद अगली जोड़ी है, शब्दों में मेलजोल कविता है। आंतरिक लय छंद। दृश्य काव्य नाटक है। नाटक का प्राण तत्व होता है संवाद। और शिक्षाप्रद कहानियां पंचतंत्र। इसके बाद अगली जोड़ी है, अभिनेता नाटक, वॉइस ओवर स्वगत कथन, रेडियो नाटक, ध्वनि नाटक, आत्मपरक शैली, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन और उल्टा पिरामिड शैली है समाचार लिखने की शैली। इस प्रकार के और प्रश्नों के लिए
वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।